वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पहुंच चुका है पहले सेमीफाइनल तक, जो कि वो खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ बुध को। तो इसके बारे में बात करने के लिए आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब, जो हैं हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी। और साथ हमें ज्वाइन करें नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना शो एक लाइटर टोन पे, जबकि मुझे अभी पता चला कि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुके हैं और साथ ही निदा डार को मिल चुका है प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से। तो इरफान, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखें, उसमें आईसीसी की तरफ से कोई भी आपका प्लेयर ऑफ द मंथ मिलना बड़ा होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है प्लेयर के लिए भी, और इसी तरह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर करता है लेटर ऑन। तो ये मेरा ख्याल है विराट कोहली की जो खास तौर पे इनिंग्स पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने दिया गया। और निदा डार की भी जो परफॉर्मेंस लास्ट सीरीज़ के अंदर भी बहुत अच्छी थी, वो भी आयरलैंड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, तो उस बेस पे इनको भी दिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि इसी तरह की परफॉर्मेंसेस जब आपके प्लेयर के मोराल को हाई करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और एक प्लेयर के लिए और टीम के लिए एक हेल्दी कंपटीशन भी आता है कि आप हर प्लेयर कोशिश करता है कि इस मंथ मैं परफॉर्म करके फिर प्लेयर ऑफ द मंथ बनूँ। तो ये एक प्लेयर की मोटिवेशन और मोराल बूस्टिंग के लिए बड़ा अच्छा है कि आपका एक चार्म होता है कि मैंने इस दफ़ा प्लेयर ऑफ द मंथ आना, और उसके लिए आप सम हाउ स्ट्रगल भी करते हो, जिससे एवेंचुअली टीम को तो फ़ायदा होता ही होता है और इंडिविजुअल परफॉर्मर भी अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इन्हांस करता है। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, हम फाइनली दुआओं से, बारिशों से हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या होने वाला है आपको लगता है सेमीफाइनल में? क्या हम फिर से अपनी गलतियां तो नहीं दोहराएंगे? मैं आपको अभी से बता दूं कि सेमीफाइनल बहुत एक्साइटिंग किस्म का होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना, वो पहले गियर में, दूसरे गियर में और फिर टॉप गियर में जाती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉप गियर में। आपने देखा कि बैट्समैन ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की, बैटिंग बहुत अच्छी की, गो कि विकेट समटाइम डिफ़िकल्ट होती है। हम तो स्टूडियो में या ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जिया कर देते हैं, लेकिन जो बैट्समैन खेल रहा होता है उसको पता होता है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, जिससे मैं खुश हूँ, वो ये है कि शाहीन अफरीदी अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और देखिए, वही मैच का टर्निंग पॉइंट होता है जब आप पहले ओवर में अगर एक विकेट निकाल दें, वहीं से आपके ओपोनेंट के जो है वो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ नसीम शाह का कम्बिनेशन, वो भी जल्दी अर्ली विकेट निकालता है। हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा, क्योंकि मुझे अपने जितने भी मैचेस याद है प्रीवियसली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, वो बड़े एक्साइटिंग होते हैं। अच्छा नसीम शाह, आप ये नहीं कहेंगे कि नसीम नाम ही ऐसा है कि वो हम बड़ा अच्छा खेलते हैं? बाद नसीम की क्या ही बात है। तो उसमें ये है कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फील्डिंग में भी हमने देखा कि लड़कों ने जान मारनी शुरू की है। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जैसे मैचेस की बात कर रहा था, तो अभी तक जो रेशो निकलती है, पाकिस्तान ज़्यादा मैच जीता है। लेकिन जब न्यूजीलैंड के साथ मैच होता है, उसमें वो कहते हैं ना, न्यूजीलैंड फड़फड़ाता ज़रूर है, यानी कि एक बड़ी अच्छी बैटिंग करेगा या ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच जीतता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए सेमीफाइनल जीतेगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। ठीक। इरफान, मुझे आप बताएं कि न्यूजीलैंड को एज अ कंटेंडर, एज एन ओपोनेंट हम कैसे देखें? देखें, अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो हमने उनको पहले भी 3-4 दफ़ा सेमीफाइनल में हराया हुआ है। सिर्फ एक चैंपियन ट्रॉफी मुझे याद आ रही है, उसके सेमीफाइनल में हम उनसे हार गए थे। बट वैसे वर्ल्ड कप के इवेंट के अंदर देखें तो हमेशा जब भी हमारा एक दूसरे का टकरा हुआ है, तो पाकिस्तान मेरा हमेशा जो है विक्टोरियस रहा। न्यूजीलैंड का एक चीज़ ये है कि ये थोड़ी सी ना एक सर्टन ट्रैक पे क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप इनको 2 डेकेड से फॉलो कर रहे हैं तो एक कंप्लेसेंट किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। बट अब 3-4 साल से थोड़ा सा इन्होंने अपनी गेम को चेंज किया है। अब ये आके थोड़ा सा आप समझ लें कि एक सर्टन ट्रैक पे खेलते हैं, बट अब उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर भी उन्होंने अपनी टीम का पार्ट बना दिए जो बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जिसमें एलन की बात करें, गो ओपनर की, फिर फिलिप की बात करें, निशम लेट मिडल ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो 3-4 इनके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हिटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा गेयर अप किया है। जहाँ तक इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो सबसे सीजन या तजर्बाकार बॉलिंग लाइनअप कहा जाए तो वो न्यूजीलैंड की है। पेस अटैक बहुत इनका, जिसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। सऊदी की बात कर लेते हैं, वो बहुत पुराने हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। तो इन स्पिनर भी सेंटनर और सऊदी बड़े ज़बरदस्त किस्म के, तो एक पूरा कम्बिनेशन आपको नज़र आता है। सिर्फ न्यूजीलैंड को जो एक खेलने का एक तरीका जो मुझे अभी नज़र आया, जहाँ ये बड़े मैचों में कई फंसे भी हैं, जैसे 2 वर्ल्ड कप के फाइनल वो हार चुके हैं, फिर 2020 का भी
और 50 ओवर्स का भी। आपको इनके साथ खेलने का एक ही तरीकाकार है कि आपने इनके खिलाफ अटैक करना है। अगर आप कंप्लेसेंट क्रिकेट खेलेंगे या एक सर्टन जिसे कह लें कि एक नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त है। फिर नहीं सवाल भी पैदा होता कि आप इनसे जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा रिलैक्स क्रिकेट खेली, कंप्लेसेंट होके आप खेले इनके अगेंस्ट, तो इन्होंने अपने ओपोनेंट को हराना ही हराना है, क्योंकि इनके पास एक सर्टन क्राइटेरिया है गेम खेलने का। इनका कैप्टन बहुत मशहूर है, उसको गेम सेंस बड़ी अच्छी है, वो पूरा कैलकुलेशन के साथ चल रहा होता है। तो एक ही क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि वो अटैक है, इनके ऊपर अग्रेसिव क्रिकेट रखे, फिर इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि दोबारा उठ नहीं पाते। जिस तरह अगर याद हो लास्ट ईयर फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इनके अगेंस्ट क्रिकेट खेली कि उन्होंने बिल्कुल इनको रिलैक्स नहीं होने दिया, पहले बॉलिंग के अंदर उन पर अटैक रखा। फिर आज 2 विलियमसन की हमें इनिंग्स याद है, फाइनल में बड़ी अच्छी थी, बट वो शुरू में क्योंकि बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने तो वो नहीं उठ सके। फिर इसी तरह जब वो बॉलिंग करने भी आए तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होने दिया इनके बॉलर्स को। पहली बॉल से लेके टिल फाइनल लास्ट बॉल तक जब तक उन्होंने टोटल चेस नहीं कर लिया, इन पे अटैक ही रखा। तो ये एक बड़ा सिंपल फिनोमेना है और हमारी टीम को नोइंग दीज ऑल द फैक्ट्स, मेरा ख्याल है हर टीम एक दूसरी ओपोनेंट जो टीम होती है उसके प्लस और पॉजिटिव और वीकनेस पे काम करके आते हैं। तो हमें अच्छी तरह इसका अंदाज़ा होगा कि इनकी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर हमने काम करना। और हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि हमने अभी रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल भी इनको हराया है, तो हमें अच्छी तरह इसका भी आइडिया है कि ये किस तरह के प्लेयर परफॉर्म करते हैं, इनके अगेंस्ट खेले भी हुए हैं। और 2 चीज़ें हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बॉलिंग तो हमने पहले मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान की कॉम्पैक्ट हो चुकी है, कंप्लीट है, उसमें तो कोई ऑल्टरेशन नहीं चाहिए। देखिए हम एज ए क्रिटिक्स या एनालिस्ट वही बात करते हैं जो टीम हमें नज़र आता है इधर से कि ये चेंजिंग करनी चाहिए। जब बॉलिंग के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, कंप्लीट है, तो इट्स मीन कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर भी आपका सम हाउ सेटल हो चुका है। एक वीकर लिंक्स हमें पहले नज़र आ रहा था, शान मसूद की बात करें तो वो स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। कल जिस तरह की शानदार खूबसूरत इनिंग्स उन्होंने खेली, आप देखें कि उन्होंने पहली बॉल से अपनी इंटेंट शो की तेज़ खेलने के लिए। मुझे कल उनके अंदर ग्लिम्पसेस नज़र आए, जिस तरह इंजमाम के या हम बात कर सकते हैं जवेद मियां दाद के, कि बड़ी ग्राउंड की एग्जैक्ट आइडिया कितनी डायमेंशन है, कितनी दूर फील्डर खड़ा है। उन्होंने आपने देखा कि जब भी उन्होंने फील्डर की तरफ बॉल फेंका 90% उन्होंने 2 रन कंसीड किए। एक तो बहुत फिटर है, सबसे फिटेस्ट प्लेयर कहा जाए टीम के अंदर तो कहना गलत नहीं होगा। प्लस उन्होंने इंटेंट शो की, जो उस टाइम 7 की एवरेज थी या 8 की एवरेज थी जब वो और हारिस खेल रहे थे, तो पहले आके इन्होंने पावर हिटिंग की। पावर हिटिंग करके हारिस ने प्रेशर लूज़ किया, फिर इन्होंने भी दूसरे एंड से ये नहीं किया कि बॉल खेलना शुरू कर दी। जो मिस्टेक हमारे ओपनर ने की उस पर हम सेपरेट बात करेंगे। तो शान मसूद ने इंटेंट आपको शो की कि अगर आप बाउंड्री नहीं भी लगा सकते तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट ये है कि आप हर बॉल पे रन करें और रन भी कोशिश करें कि गैप में शॉट खेल के 2-2 लें। तो ये एक बहुत खूबसूरत मुझे उनकी इनिंग्स लगी जब से उन्होंने डेब्यू किया T20 के अंदर। आल दो के हमने देखा कि उन्होंने 2-3 50s की हैं, बट वो हर 50 में जिसमें उन्होंने 50 किया पाकिस्तान हारा। तो हमें 50 नहीं चाहिए किसी प्लेयर की, हमें वो इनिंग्स चाहिए जो मैच विनिंग हो, वो गेम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। हम करते क्या है कि अपने स्कोर के चक्कर में, या इंटेंशनली नहीं मैं कहता, अनइंटेंशनली चले हम कह लेते हैं, लेकिन जिसका फ़ायदा नहीं हो रहा उस 50, 60, 100 का कोई फ़ायदा नहीं है। यही अप्रोच हमारे ओपनर्स को भी लेके आनी है कि हम जो बार बार बात करते हैं उनका स्लो स्ट्राइक रेट है, तो बाबर को 3 पे आना चाहिए। ये मेरा ख्याल है जितनी बात हो चुकी है, शायद कोई हमने बात नहीं की, लेकिन अगेन उस पर थोड़ी सी आगे मेरे ख्याल से पूरी कौम ही इस टाइम यही बात करी कि बाबर को थोड़ा स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अच्छा नसीम साहब, इरफान अभी शान मसूद की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमने देखा है कि अमूमन वो पहले 3rd नंबर पे जा रहे थे, लेकिन इस मैच में वो थोड़ा बाद में गए। तो आप उनकी इस पोजीशन पे मुत्तफिक हैं? आपको क्या लगता है अब उन्हें न्यूजीलैंड के साथ किस नंबर पे आना चाहिए? बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो इरफान ने बात की थी ना कि वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड से लास्ट टाइम न्यूजीलैंड हार गया था, न्यूजीलैंड की अक्सर जो है ना बैड लक भी ज़्यादा मैंने देखी है। वो जो अपना लास्ट वर्ल्ड कप भी खेले थे उसमें भी देखें कि उनके साथ बैड लक हुई थी। लास्ट बॉल पे जाके वो जो 5 रन हो गए थे, उसके बाद फिर वो कुछ अंपायर के डिसीजन को भी जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाया गया था, तो थोड़ी सी इनकी हार्ड लक भी रहती है। जो सवाल आपने पूछा है, देखिए मैं कहता हूँ कि जो भी क्रिकेट प्लेयर है ना उसको किसी भी नंबर पे कंफर्टेबल होना चाहिए खेलने के लिए। हाँ ठीक है, जब आप रूटीन में खेल रहे हैं, जब टेस्ट क्रिकेट होता है ना वो उसका डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उसमें ओपनर्स की एक अपनी मेंटेलिटी होती है, क्योंकि उसमें आपने रन स्लो आपने स्टार्ट लेना होता है। आप 2 दिन तक बैटिंग करते रहें, डजेंट मैटर, 1 डाउन आता है वहाँ पे तो होता है। लेकिन ये जो T20 है ना, कल भी मैंने बात की थी कि बड़ा छोटा फॉर्मेट होता है, 20 ओवर्स और 10 खिलाड़ी हैं,
जो बारी लेने वाले हैं 11 होते हैं वैसे तो टोटल, लेकिन 10 विकेट्स डाउन होती हैं, मैंने उसमें कहा था। तो इसमें अगर आपको ऊपर नीचे होना पड़ता है तो आपको तैयार होना चाहिए कि आपने शॉट्स क्या खेलनी है, क्योंकि आप किसी भी नंबर पे आ रहे हैं, आपने आके इधर बाउंड्रीज करनी है। बाउंड्रीज अगर नहीं कर पा रहे, विकेट बहुत डिफ़िकल्ट खेल रही है, तो कम से कम आप डॉट बॉल ना होने दें। डॉट बॉल T20 में बहुत ही ख़तरनाक होती है। आप एक रन लें, आप डबल लें, आप फील्डिंग का अच्छी तरह जायज़ा लें, जिधर फील्डर कम है उस तरफ शॉट मारें, और सिंगल्स लें, डबल लें। हर बॉल पे आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, हर बॉल पे छक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम जो विकेट है वो डिफरेंट बिहेव कर रही होती है, तो लाज़मी बात है हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, बैट्समैन हैं, उनको ज़्यादा पता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा तो हम तो यही उनको मशवरा देंगे कि सिंगल्स करें, डबल्स करें। स्कोर बोर्ड जो है ना ऑन द मूव रहना चाहिए। तो अगर शान को नीचे नंबर पे भी खेलना पड़ जाए तो डजेंट मैटर, लेकिन उनके साथ अगर कोई ऐसा प्लेयर आता है, इफ्तिखार आता है या दूसरा आता है, तो उसमें कोशिश करें कि अगर हिट नहीं लग रही तो आप सिंगल रन लेके दूसरे बैटर को जो है मौका दें ताकि वो कोई बाउंड्री हिट कर सके। ठीक है। अच्छा इरफान, अब हम बात कर लेते हैं विकेट की। जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा सिडनी में, इंडिया और इंग्लैंड का जो होगा वो एडिलेड में होगा। तो इन दो विकेट्स के बारे में क्या आप बता सकते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है? बस इसमें मैं एक नसीम साहब की बात के अंदर बात ऐड करता चलो। ये जो सिंगल डबल है ना, ये ओबियसली पावर प्ले के बाद आपकी होनी शुरू होंगी। हमारा ओपनर का जो फ्लॉ सबसे ज़्यादा आ रहा है कि आपने जो सिंगल डबल से पहले का जो रोल है वो पावर प्ले का है। हम मिस्ट्रिक कहाँ कर रहे हैं, मिस्ट्रिक हमारा हो रहा है पावर प्ले के अंदर। कल भी देखें कि हमारे ओपनर ने एक छोटे से टोटल को भी मुश्किल बना दिया। हमने उनको चले एडवांटेज भी दिया कि दोनों फॉर्म में नहीं है, अपनी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं। बट देखें आप कि 6 का ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग का रन रेट रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने दोनों ने जो पहले पावर प्ले की 6 ओवर के अंदर में से 50% डॉट बॉल खेली। उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा उनको लगा कि हम सेट हो गए हैं, अब हम अटैक की तरफ जाते हैं, तो दोनों ने विकेट थ्रो कर दी, क्योंकि बॉल उनकी बैट पे प्रॉपर अभी भी नहीं आ रही थी। तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या बेहतर तरीका का जो शान मसूद ने अप्लाई किया वो होना चाहिए था। तो आपका जब पहले पावर प्ले में भी हिटिंग नहीं हो रही और आपसे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं हो रही, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप हारिस जैसे बच्चे को लेके आए, जिसने अपने कैरियर की 2 शानदार इनिंग्स डेब्यू के अंदर खेल दी, पहले T20 के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। और दोनों मैचेस के अंदर जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी उस बच्चे की थी। पहले मैच में 29 करना, दूसरे में 31 करना। और भी थोड़ा सा ऑब्वियसली वक्त के साथ और सीखेगा। मेरी नज़र में उसको थोड़ा सा अगर लंबा कंटिन्यू करता, कल अगर वो फिनिश करके आता तो शायद मैन ऑफ द मैच भी बन जाता वो। बट वो थोड़ा सा एग्रेशन ऑब्वियसली 20-21 साल का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा होता है, वो आपको कई दफ़ा बेनिफिट भी देता है। उधर आपके पार्टनर का रोल आ जाता है। जैसे साथ दूसरे एंड पे शान मसूद थे, उनको चाहिए था कि उनको कंट्रोल एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलना सिखाएं, वो साथ उनको बताते। और मेरा ख्याल है कि आप वक्त के साथ ग्रेजुअली अपनी गलतियों से सीखते हो। तो ये एक ही लूप होल हमें नज़र आ रहा है इस टाइम पूरी स्क्वाड के अंदर। स्क्वाड यही होना चाहिए। सिर्फ बाबर अगर 3 पे आया था और पावर प्ले का यूटिलाइज करके आप जो 20-25 रन कम बना रहे हो हर मैच के अंदर, वो अगर आप किसी तरह गेन कर लेते हो, तो जो आप एक सिर्फ 40-50 या 160 की क्रिकेट खेल रहे हो, जो कि फाइटिंग टोटल है, सेफ टोटल नहीं है, आप एक 70-80 पे चले जाओगे और 170-180 पे जाके आप 100% सेफ भी होंगे और आप मैच विनिंग टोटल पे चले जाएंगे। इरफान की मैं बात में ऐड करूं कि जिन्होंने सीनियर प्लेयर का रोल बताया, मुझे याद है कि जब जावेद मियांदाद खेला करते थे और कोई भी जूनियर प्लेयर उनके साथ आता था ना, तो वो हर बॉल के बाद जाके उसको थोड़ा बहुत गाइड जरूर करते थे और बकअप करते थे, समझाते थे कि आपने किस तरह शॉट्स खेलनी है, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट्स है और आप अपने ऊपर कंट्रोल करें तो दूसरा बैट्समैन जो यंग बैट्समैन होता था बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था। मुझे याद है कि जब शाहिद अफरीदी आपको पता है ग्राउंड में आते थे, चारों तरफ छक्के चौके मारते थे, लेकिन कैच पकड़ा जाता था। जब मियांदाद कोच बने ना, तो उसमें शाहिद अफरीदी ने पहले ही मैच के अंदर 100 रन मारे। और जब भारत के अगेंस्ट और जब वो इंटरव्यू देने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि मुझे जावेद भाई ने जो है बहुत समझाया था। जी, तो इरफान आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, उसमें इन्होंने बड़ा ब्रीफली जैसे डिस्कस कर रहे थे उसमें जावेद मियांदाद के हवाले से बात करें तो उनका मैंने अक्सर क्रिकेटर से सुना, या मैंने भी उनका एक दफ़ा इंटरव्यू किया, तो वो लड़कों को खिलाते कैसे थे। नया बच्चा जब आता था टीम में और उसको नहीं आइडिया होता था, ख़ासतौर पे टेस्ट मैचेस पहले बहुत ज़्यादा खेले जाते थे, बॉल सीम और स्विंग करता था। ख़ासतौर पे जब इंग्लैंड की टूर पे या ऑस्ट्रेलिया की टूर पे जाते थे, वो बताते थे कि लड़कों को जब ये आइडिया नहीं होता था बॉल इन स्विंग आ रही है आउट स्विंग आ रही है, क्योंकि आपकी शाइन को देखना होता है, आपकी साइड की साइड पे है। तो खैर यंगस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी, ओबियसली बॉलर पीछे से आ रहा है। तो जावेद मियांदाद ने उसका लड़के को सिखाने के लिहाज से क्या होता था कि अगर इन स्विंग आ रही है तो वो अपना बैट राइट हैंड में पकड़ लेते थे, अगर बॉलर आउट स्विंग करनी है तो वो लेफ्ट हैंड में पकड़ लेते थे। तो बैट्समैन को जो आपका पार्टनर है उसके लिए बड़ी कन्वीनियंस हो, जो ऑलरेडी रेडी होता था,
कि मेरे लिए ये बॉल जो है अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली खेलता था। लेफ्ट करनी है उसको आसान है, अंदर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली उसने खेलना है। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह आप अपने यंगस्टर को बनाते हो। ये ऑनर्स बहुत ज़्यादा होता है आपके सीनियर प्लेयर पे। जैसे अभी सीनियर की बात कर रहे हैं, शान मसूद है, रिजवान है, बाबर है, तो इनको इन बच्चों को लेके चलना है और इनको बनाना है। बेसिकली प्लेयर को इस तरह ही बनाया जाता है। और इसी तरह बॉलिंग के अंदर बात करें तो अभी शहीनशाह अफरीदी सबसे सीनियर हैं, अब तो हारिस रऊफ को भी 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, टीम का पार्ट है। तो ये नसीम शाह हो गए, धानी हो गए, हसनैन हो गए या वसीम जूनियर हो गए, इनका रोल बनता है कि इन बच्चों को साथ अपने प्रिपेयर करें, लेके चले, बनाएं इनको। क्योंकि इवेंचुअली वही बात है कि आपकी कंट्री की टीम है और जब 11 लोगों की टीम है, जब जीतेंगे तो सभी जीतेंगे। ये नहीं हो सकता पूरी कोई कौम एक जीतेगी, टीम जीतेगी फिर कौम जीतेगी। तो आपने पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करना, तो सक्सेस उसी तरह ही आती है। और ये भी सम हाउ अगर आप इसको रिलेट करें तो ये एजुकेशन की तरह है, इल्म की तरह बांटने वाला है। इल्म है ना, आपके पास स्पोर्ट्स का नॉलेज है बेसिकली, तो आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, उतना आपका यंगस्टर ग्रो करेगा। और ब्रेक से पहले आपने क्वेश्चन पूछा था जी, हमारा, हमें पिच के बारे में बताएं कि पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी में, इंडिया खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में, तो क्या विकेट्स के अंदर डिफरेंस है? देखिए ये सिडनी पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाहिद पिच है या जिसमें आप कह सकते हो कि सबसे बॉल ज़्यादा ग्रिप होता है। पहले स्पिनर के पार्ट पे कर लें, इनकी सॉइल कह लें या क्ले कह लें, इस तरह की है कि उस पर बॉल पड़ने के बाद स्पिनर की बॉल थोड़ी सी टर्न भी करती है। जैसे शादाब को देखा होगा अपने लास्ट मैच में, तो अच्छी खासी वो टर्न भी कर रहे थे बॉल को। तो ये हमारे स्पिनर नवाज भी है, उसमें वो भी बॉल करते हैं ज़बरदस्त। फिर उसके तरह इफ्तिखार को आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू में अर्ली ऑन 4-5 ओवर तो ऑस्ट्रेलिया की हर कंडीशन के अंदर थोड़ा सा बॉल हिलता है, बाउंस तो थ्रू आउट रहता ही है, बट इसका बाउंस कंपैरेटिवली थोड़ा लो रहता है। अगर आप पर्थ की बात कर लें, मेलबर्न की बात कर लें या एडिलेड ओवल की बात भी कर लें, तो बाउंस कंपैरेटिवली सिडनी की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारे बैट्समैन लो बाउंस पे वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये विकेट हमें सूट करती है। तो एक पूरा आप कह लें कि पैकेज पाकिस्तान को मिला है। और दूसरा ये कि मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा अगर दोनों अपोजिशन देखी जाए ग्रुप ए की, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से इंग्लैंड ज़्यादा डेंजरस साइड है। अगर आप उसको देखा जाए, वो ज़्यादा एक वाइब्रेंट किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और उन्होंने रिसेंटली हमारे से सीरीज जीती भी हुई है, तो उनका मोराल ज़्यादा हाई है। ठीक है, बट मैं इसमें एक लास्ट नोट पे बात कहना चाहूँ कि अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे ना, जैसे हमने कल भी शायद बात की थी, क्रिकेट हमने अभी तक जितनी भी टीम्स हैं सबसे अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। लोग इस पर बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, बहुत बुरी क्रिकेट है। देखिए हार जीता हुआ मैच हारने पे आप क्रिटिसाइज ऑब्वियसली बनता है कि आप पूरी पुअर कैप्टनसी या एक आधे गलत डिसीजन की वजह से मैच हारे हो। बट इन जनरल एट लार्ज आप देखोगे तो क्रिकेट हमने पाकिस्तान ने सबसे अच्छी खेली है। चाहे आप बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, कोई मैच जो हारे भी 2 मैच वो लास्ट बॉल पे हारे। शायद वो शहीनशाह अफरीदी थोड़ा सा तेज़ भागते, वो फिट नहीं थे, हम बात कर सकते हैं। शादाब का स्ट्रोक मतलब लास्ट बिल्कुल एज के ऊपर कुछ पॉइंट से हारे। यहाँ उसमें बात करें तो उसने वाइडे क्यों करवा दी नवाज ने, तो वो या नो बॉल क्यों करवा दी, तो वो हम बहुत माइन्यूट मिस्टेक से हारे हैं मैच। तो एट जनरल देखेंगे, इन जनरल तो आप देखेंगे पाकिस्तान ने बाकी दोनों ग्रुप के अंदर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, अप्स एंड डाउन हैं। चाहे इंग्लैंड को उठा लें, आप न्यूजीलैंड को उठा लें, ऑस्ट्रेलिया उठा लें, ये टॉप की टीमें, इंडिया को उठा लें, तो वो उनकी सारी वेरिएशन है परफॉर्मेंस के अंदर, कभी बहुत अच्छी है, कभी बहुत डाउन है। पाकिस्तान एक ऐसे है जो पीक पकड़ रहा है, एक सर्टन फ्लैट लाइन चल रही है और एक ऐसे ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस जा रही है, हर मैच के अंदर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो उस मोमेंटम की वजह से, उस पीक की वजह से मैं इसको सबसे फेवरेट करार देता हूं। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, मुझे आप ये बताएं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान को अपनी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको जिस तरह पहले इरफान ने बात की थी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बता दूं क्रिकेटर्स के बारे में ना। मतलब जिस तरह जो जूनियर प्लेयर है ना, उसको सीनियर आके तो डेफिनेटली गाइड करता है, लेकिन जूनियर्स को चाहिए कि उनको जब कोई सीनियर प्लेयर मिले, और वो भी जो सेलिब्रिटी जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनसे टिप्स ज़रूर लिया करें। जैसे बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलर है कोई, उसको चाहिए कि वसीम अकरम जहाँ नज़र आए ना, उससे जाके 1-2 टिप्स ले लें। जो बॉलर यॉर्कर अच्छी करवाता है वो वकार यूनुस से ले ले, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें कि वाहिद क्रिकेट इस किस्म की गेम भी है और इंडस्ट्री भी है जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। आप किसी भी मेरे से थोड़ी सी बड़ी उम्र के शख्स से पूछेंगे कि यार आपका क्रिकेटिंग हीरो कौन है, तो वो फ़ौरन कहेगा फजल महमूद, हफीज़ कारदार, मुश्ताक मोहम्मद। मतलब क्रिकेटर्स को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग लाइफ टाइम याद रखते हैं। जैसे हमारे जब हम यंग थे तो हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद, आज हम मिसालें भी उनकी देते हैं। तो ये उनको ऐसा फॉर्मेट मिलता है जहाँ से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं और पाकिस्तानियों का आँख का तारा बन सकते हैं कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। क्योंकि देखें ना,
23 करोड़ की आवाम में से 11 लोग खेलते हैं, तो ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखें, न्यूजीलैंड को फिर आपने कमज़ोर हरीफ नहीं समझना कि वो इनको तो हमने पहले भी मैच हराया हुआ है, या हमने ट्राई नेशन जब था उसमें हराया था। नहीं, वो अपने ग्रुप के टॉप पे आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह इरफान ने बताया ना, उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग बेहतरीन है और वो किसी वक्त भी आपको अपसेट दे सकते हैं। तो आपको 20 ओवर्स का मैच है, मतलब टोटल जो 40 ओवर्स है उसमें आपने किसी भी लम्हे पे लूज नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हमने तो एक 180 का टारगेट दे दिया, अब तो हम बड़े मज़े से मैच जीत जाएंगे। नहीं, न्यूजीलैंड हैज़ गॉट ऑल द एबिलिटी टू चेज 180 रन। अच्छा, दूसरा, अगर आप उनको पहले बारी आती है आप 150 पे आउट कर लेते हैं, तो दे हैव गॉट ऑल द एबिलिटी कि वो आपको 140 पे आउट कर लें, क्योंकि वो फील्डिंग के अंदर जिस तरह जान मारते हैं। और पिछली आपने मैचेस में देखा था कि सूदी ने जिस तरह एक कैच पकड़ने की कोशिश की थी, गो के वो ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसने पूरी हवा में उसकी बॉडी थी, उसने जंप लगाई थी। तो मतलब उनकी फील्डिंग बेहतरीन है। कोई बेहतरीन आप चौका रोक लेते हैं फील्डिंग में, जहाँ पे 2 रन होने थे वहाँ पे आप 1 रन बना सकें। तो आपको किसी मौके पे पाकिस्तान को लूज़ नहीं करना, अपनी बैटिंग में 100% परफॉर्मेंस देनी है, बॉलिंग में 100% और फील्डिंग में 100%, तब जाके आप न्यूजीलैंड से मैच जीत सकेंगे और फिर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके लिए जो अपना इनका एबिलिटी है वो तो उन्होंने देनी, लेकिन इसमें टीम मीटिंग जो है ना कैप्टन के साथ, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कैप्टन जो है वो उनको लाइन ऑफ एक्शन दे, थोड़ा सा खुद भी फास्ट खेलने की कोशिश करे। चले आउट ही हो जाएंगे ना, कम से कम बॉल्स तो ज़ाया नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके फर्स्ट पावर प्ले वाले जो है वो ओवर्स हैं, उन्हीं में अगर आप रन अच्छे कर लेते हैं तो बाद में फिर जो मिडिल ऑर्डर है उनके लिए भी आसान हो जाता है। और फिर जो एंड में बैट्समैन आते हैं, कोई मुश्किल टारगेट भी आ जाए तो शादाब बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं। इवन हमने देखा है कि नसीम शाह ने भी छक्के मार के छक्के ही छुड़ा दिए थे, वो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो तुरंत को हो ये तो नसीम शाह आ गया, और उसने जैसे 2 छक्के मारे। तो एबिलिटी सबके पास है, उसको यूज़ किस तरह करना है, किस टाइम पे यूज़ करना है, अपना हर प्लेयर को 100% सेमीफाइनल में देना पड़ेगा। क्योंकि कौम की दुआओं से जब आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो आपको सेमीफाइनल जीतने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए, और लगाएंगे भी, हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है। अच्छा इरफान, मुझे आप ये बताएं कि न्यूजीलैंड के कौन से बैट्समैन थोड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एलन की बात करेंगे। जिस तरह की वो पावर हिटिंग ऊपर से आके कर रहा है, और उसको हमने देखा कि उसने जब भी उसने परफॉर्म किया तो न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट 200 तक जाता है। तो उसकी एक वीकर लिंक हमें नज़र आया, मैंने उसको बड़ा डीपली देखा कि वो स्पिनर के अगेंस्ट फंसता है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही एलन आता है तो आपको पेस अटैक पे अगर उसकी विकेट नहीं मिलती तो आप दूसरे तीसरे ओवर में 7 स्पिनर को नवाज को लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट वो फंस रहा है। और यही काम इंग्लैंड ने भी किया, 1-2 अपोजिशन ने इसी तरह ही किया कि उन्होंने उसके अगेंस्ट स्पिनर ले आए। तो स्पिनर पे उसको खेलने में मुश्किल आती है। तो जब वो सेट हो जाए तो ऑब्वियसली वो फिर स्पिनर को भी अटैक करेगा, तो आप अर्ली ऑन स्पिनर के साथ भी उसकी विकेट लेने की ट्राई कर सकते हो। तो ये आपको टूल करना चाहिए। और नवाज ने डोमेस्टिक के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे भी न्यू बॉल के साथ बॉलिंग की हुई है, तो ये आपका एक हो सकता है, एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे आप ऐसा पता खेल सकते हो। और ये खेलना चाहिए भी, क्योंकि वो अगर सेट हो गया तो जिस तरह की वो पावर हिटिंग करता है फिर वो आपका टोटल बहुत बड़ा हो जाना है, जो कि फिर आपके लिए शायद रिकवरेबल करना मुश्किल हो। दूसरा, उनका फर्गसन जो बॉलिंग के अंदर अगर बात करें तो उसका पेस बहुत ज़्यादा है। ट्रेंट बोल्ट और सोदी जो हैं वो तो बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन लुकी फर्गसन का जो पेस है वो 145-150 के करीब नॉच की बॉल करते हैं वो। तो ऐसा बॉलर जिसका पेस ज़्यादा है वो तेज़ की बॉल स्किड भी करेगा, उसका बाउंस भी ज़रा ज़्यादा हाइट पे आता है, तो उसके ओवर को थोड़ा सा सी ऑफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली वो फर्स्ट चेंज के अंदर आते हैं तो प्लेयर्स का होता है कि अब इन पर अटैक किया जाए, तो ऐसा बॉलर को थोड़ा सा आपको टेक्निकली क्रिटिकली आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये 2 प्लेयर्स के लिहाज से है। दूसरा, ग्लेन फिलिप जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा, जिस तरह हमने कल सूर्य कुमार यादव की बहुत प्रेज़ किया, उसको अप्रिशिएट किया, इस तरह न्यूजीलैंड के लिए वही रोल ग्लेन फिलिप प्रोवाइड कर रहा है। मुझे याद पड़ता है 2018-19 से ये इनकी टीम का पार्ट है, बट कभी ड्रॉप हो जाते थे, कभी इन आ जाते थे। बट न्यूजीलैंड की आई को मैं दाद दूंगा, कैप्टन की आई को, कि इन्होंने कभी स्क्वाड से बाहर नहीं निकाला, इनको हमेशा टीम का पार्ट रखा। और अब देखें वो एक ऐसा टाइम आ चुका है कि वो मैचेस जितवा भी रहे हैं, रन भी कर रहे हैं और बड़ी ज़्यादा पावर हिटिंग भी कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल T20 या ODI के अंदर नंबर होता है वो चौथा नंबर होता है, क्योंकि उसने मिडल में आना है और उस टाइम के अंदर फील्डर भी स्प्रेड होते हैं और आपको इनिंग्स को बिल्ड करना होता है। इस नंबर के ऊपर अगर आपका कोई ऐसा बैट्समैन आ रहा है जो आके तेज़ खेलता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे हमने इंडिया का कल बात की
सूर्य कुमार यादव आके इस नंबर पे रन कर रहे हैं, इसी तरह ये न्यूजीलैंड के लिए रन कर रहा है। हमने कल इसीलिए शान मसूद को बात की, आज भी हमने शान मसूद की बात की कि अगर हमारा प्लेयर चौथे नंबर पे आके अपने विकेट नहीं थ्रो कर रहा और रन्स बनाता है तो ये एक बड़ा खुशाइन साइन है हमारे लिए भी। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आपका वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह मैं एक और चीज़ नसीम साहब कल देख रहा था कि अब क्या डिफरेंस लास्ट वर्ल्ड कप के और इस वर्ल्ड कप के अंदर, 3 टीमें तो वही आई जो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जगह इंग्लैंड उसमें जो भारत इस दफ़ा ऐड हुई। तो मेरा ख्याल है कि सब टीमों को सेमीफाइनल, और हमने जिस तरह कल बात की, मनाहिल ने भी बताया, स्टैट शेयर किया कि 6 दफ़ा पाकिस्तान की वही टीम है जो सेमीफाइनल खेल चुकी है। तो सारी टीमें, सारी एक्सपीरियंस है। भारत भी 1 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, सेमीफाइनल भी वो 2 दफ़ा, 1 दफ़ा फाइनल भी वो 2 दफ़ा फाइनल खेले हुए हैं, तो उनके पास भी एक्सपोजर सब ज़्यादा है। तो सबकी कोशिश तो यही होगी चारों टीमों की कि पूरा अपना जोर लगाएं, और टाइटल से सिर्फ 2 मैच अवे हैं मुझे जो डिफरेंस नज़र आ रहा है बाकी 3 साइड का और पाकिस्तान का, बाकी एक सर्टन ट्रैक से चल रहे हैं। पाकिस्तान पीक पे चल रहा है, अपनी पीक गेन कर रहा है, मैच टू मैच एक अच्छे नोट पे जा रहा है। ये क्रिकेट के अंदर मोमेंटम जो है ना, ये बहुत मैटर करता है। आप हिस्ट्री अगर 20-30 साल की निकालेंगे तो इवेंट के अगर आप फाइनल देखेंगे ना, तो शायद आपको यही एक मोमेंटम नज़र आएगा। जो टीम पीक करती है अच्छे राइट टाइम पे, वो टाइटल जीत जाती है। 92 का वर्ल्ड कप हमें याद है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 87 का जीता, उसके बाद 96 का श्रीलंका का देख लें हम, या 99 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो इतना मोमेंटम फिर गेन किया कि वो 10 साल हारे ही नहीं किसी से, वो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 डेकेड राज किया क्रिकेट के ऊपर। अच्छा, मोमेंटम की आप इरफान बात कर रहे हैं तो मुझे अब ना वो सारी तस्वीरें याद आ रही हैं, रिकॉल नहीं होता जैसे मेमोरीज का। चैंपियंस ट्रॉफी में लंदन में कवर कर रहा था, और इरफान आपको भी याद होगा जी। कि उसमें भी पाकिस्तान जो है वो मैच हार रहा था और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इनका मैच था अपना श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका वाज परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 7 आउट हो चुके थे हमारे, 7 आउट हमारे हो चुके थे, लेकिन ऐसा मोमेंटम गेन किया, श्रीलंका को हराया। उसके बाद आप इंडिया से पहले जो बर्मिंघम में मैच था आपका पूल का, वो आप हार चुके थे। हाँ, बड़ी बुरी तरह आ रहा था, 350 इंडिया ने हमें किया था, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह फिर आप फाइनल में पहुंचे हैं, तो वो पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल एक ये खासा है कि मोमेंटम जब स्लो एंड स्टेडली गेन करता है ना, तो फिर एंड में आके बहुत अच्छा। नहीं, 92 में भी ऐसा हुआ। इस या जो चैंपियन ट्रॉफी का बता रहे हैं, पहला मैच हम 100+ रन से हारे इंडिया से। उसके बाद सेकंड मैच में जो आप श्रीलंका का मैच बता रहे हो, बड़ी मुश्किल से हमने वो मैच जीता। उसके बाद हमारा फिर साउथ अफ्रीका से मैच था, वो हमने थोड़ा सा रीजनेबल मार्जिन से जीता। और फिर जब हम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट आए, तो इंग्लैंड से भी फिर हमने बड़ा इजीली जीत लिया मैच। और फिर फाइनल बहुत बड़ा फाइनल था भारत के अगेंस्ट, उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे कि आप इंग्लैंड को हराएंगे, श्रीलंका को हराएंगे, क्योंकि उनके मैच बहुत अच्छे परफॉर्मेंस। और हमने फिर फाइनल जो है 157 रन से भारत को हराया। तो मैं ये एग्जांपल इसीलिए बार बार दे रहा हूँ कि जो पीक होती है आपका, जो मोमेंटम कैरी करती है टीम, वो कई दफ़ा आपको क्लिक हो जाए तो फिर आप जितनी मर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आपके अगेंस्ट आ जाए, वो आपको मैटर नहीं करती, आप उसको क्रश कर देते हो। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के माइंड में भी चीज़ है, क्योंकि ये जिस स्टेट ऑफ माइंड से निकले हैं वो ये था कि यू आर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, यू हैव नथिंग इन योर हैंड। तो जब इस अप्रोच के साथ आप गेम खेलते हो, ज़ीरो प्रेशर होता है आप पे कि अब तो हमने वापस जाना है और अब हमने सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलनी है या अग्रेसिव क्रिकेट खेल के ओपोनेंट को हमने गिराना है, तो उसमें आप फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे जाते हो कि वो जो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की, नेक्स्ट लेवल की आप जिसे कह सकते हो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेज ऐसी आ रही हैं जो पहले नज़र नहीं आई। जैसे हारिस की मैं बात करूं तो उस बच्चे के मैं माइंड सेट सोच रहा था कि उसने पहले डेब्यू पाकिस्तान में किया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो उसको नहीं परफॉर्म हुआ। जब उसको अपॉर्चुनिटी बनी फ़खर के बाद, तो मेरा ख्याल है कि उसने सोचा होगा ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि पूरी टीम से परफॉर्म नहीं हो रहा, टीम गिरी हुई है, हार रही है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करके इधर टीम को जिता देता हूँ, मैं जिता देता हूँ, तो मैं लाइफ टाइम के लिए, एक तो मेरी टीम में जगह पक्की होगी, दूसरा मैं हीरो बन सकता हूँ, और मैं एक जैसे कहा जाता है ना आइकॉनिक प्लेयर के नाम के साथ मेरा नाम रखा जाएगा। तो उस बच्चे ने वो इसी माइंडसेट के साथ आके फेयरलेस क्रिकेट खेली और पूरा अटैक किया। वो आप देख लें किसी जगह पे वो लड़के के अंदर आपको 1% डर नज़र नहीं आया, क्योंकि क्रिकेट सारी है ही कॉन्फिडेंस की गेम। इवन बाकी कामों में भी कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बट क्रिकेट में मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा मार्जिन देता हूँ, क्योंकि आप अगर ओपोजिशन को देख लें, क्लाइमेट को देख लें, आप अपनी टीम की हालत को देख लेंगे, यार ये हो जाएगा तो क्या होगा। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। एक बड़े और ऑर्डिनरी प्लेयर को हो सकता है कि जो बहुत बड़ा प्लेयर है, इस माइंडसेट के साथ वो एक एवरेज प्ले कर रहा हो। बाबर की मिसाल ले लेते हैं,
बाबर दुनिया का नंबर 1 बैटर के अंदर आता है, वी ऑल एडमिट एक्सेप्ट दैट थिंग, बट बाबर से जो परफॉर्म नहीं हो रहा वो इसी शेल की वजह से है, प्रेशर वो ले गए हैं। आज बाबर अगर अपने आप को ईज आउट करे, प्रेशर से जरा बाहर निकाले, यही बाबर के शॉट्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कई दफा आप अपने जूनियर से भी सीख सकते हैं, ये नॉट मैंडेटरी कि आप जूनियर ने सीनियर से ही सीखना है, सीनियर भी जूनियर सीख सकते हैं कि ये बच्चा डिफरेंट क्या कर रहा है। इरफान, जब मैंने आपसे पूछा कि कौन से प्लेयर्स टफ टाइम दे सकते हैं, आपने बात की फिन एलन की। ठीक है, फिन एलन ओपनिंग बैट्समैन है उनके, लेकिन अगर उनको शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कराएं तो वो आपको लगता नहीं एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगी? शाहीन शाह अफरीदी माने जाते हैं अपनी बॉलिंग अटैक के लिए कि वो आके पहले ओवर में ही 1 विकेट ले लेते हैं, तो उस पर क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ये कह लें कि कॉम्बिनेशन है। इधर से दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर लगा हुआ है जो पहले ओवर में विकेट लेता है, ओपोनेंट बैट्समैन के ऊपर अटैक भी करता है और विकेट भी लेता है, तो ये फेयर एलिमेंट तो बहुत बड़ा होगा बैट्समैन के माइंड के अंदर। इसी तरह फिल एलन भी अटैक करता है पहले ओवर में, ये रुकता नहीं है, आते साथ ही वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है और पहले ओवर से ही वो बाउंड्री लगाने शुरू करता है, जैसे खास तौर पे स्टार्क को जिस तरह उसने अटैक किया था। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है। जो मैंने शुरू में कहा कि आप अटैक तो इसी तरह ही करेंगे जो आपका नॉर्मल अटैक है, बट लेट्स अज्यूम आपको 2-3 ओवर में विकेट नहीं मिलती, तो आपने साथ ही इनोवेशन लेके आनी है। इनोवेशन यही है कि आपने चेंज करना है। मैंने इसके मैचेस सारे बड़े क्लोजली देखे हैं, स्पिनर पे ये फंसता है, तो आपने साथ ही चेंज करके स्पिनर को लेके आना है इसके अगेंस्ट, ताकि ये थोड़ा सा फंसे, इसकी शॉट्स ब्लॉक हो और आपको विकेट मिल जाए। क्योंकि तो अगर क्या लगता है कि स्पिनर को फौरन से लाना चाहिए? नहीं, वो नवाज ही है, क्योंकि शादाब न्यू बॉल के साथ इस तरह बॉल स्पिन नहीं कर सकते। नवाज के पास काफी एक्सपीरियंस है न्यू बॉल के साथ करने का, तो नवाज को आप फौरन ला सकते हो। नवाज इस वजह से भी है कि वो लेफ्ट आर्म बॉल करते हैं, बॉल को बाहर निकालते हैं, आर्म बॉल भी करते हैं, तो न्यू बॉल के लिहाज से नवाज इज द बेस्ट पर्सन। उसने शुरू में बहुत मैचेस में न्यू बॉल के साथ भी बॉल की हुई है। जिस तरह अहमद वसीम थे हमारे पास, वो तो रेगुलर टीम का पार्ट थे T20 और ODI के अंदर न्यू बॉल के साथ बॉल करने के लिहाज से। तो नवाज की ऑप्शन है, आप उसको डाल के फिल एलन को फंसा सकते हो। और इस तरह यह कि अगर आपका लेट्स सपोज उस पर भी प्लान वर्कआउट नहीं करता, तो फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन हारिस रऊफ के है, जिसको हम देख रहे हैं कि तीसरे चौथे ओवर में उनको भी लाया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि दोनों तीनों ऑप्शन को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपके कैप्टन के पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो। आपने स्क्रिप्टेड नहीं चलना कि इसको ये ओवर देना है, इसको ये देना है, जो हमने पास्ट में मिस्टेक देखी है, खासतौर पे जो 2 मैच हम हारे हैं कि अच्छा जी इसको 2 कराने हैं, इसको 3 एक सेंटर में ओवर कराना है, मिडल में 1 को लास्ट इसके लिए ओवर कराना है। आपने ये नहीं करना, आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द प्लेयर, आपने बैटिंग बॉलिंग को चेंज करते रहना। अब सेमीफाइनल है तो देखते साल में हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अब थोड़ी सी चेंजिंग्स लाते रहें। मेरा ख्याल है सर को क्वेश्चन मुझे लग रहा है याद आ गया। मुझे याद आ गई थी उसी वक्त। मैं बात ये करना चाह रहा था कि देखिए जिस तरह इरफान ने बात की थी ना, अच्छा इरफान, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो जूनियर बॉलर्स होते हैं, या आप कह लें कि जो साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं, उन्हें ये होता है कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर में आके विकेट निकालता है। तो जब वो विकेट निकालता है तो एक तो इमोशंस भी हाई हो जाते हैं और मोटिवेशन हो जाती है। तो जब शाहीन अफरीदी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले मैच में, जैसे स्ट्रगल किया, तो मेरे ख्याल से बाकी बॉलर्स भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब पहले ओवर में विकेट निकलती है और वो देखते हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो तूफान की रफ्तार से आ रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं, तो उनके अंदर भी होता है कि हमने भी जाके विकेट निकालनी है। और दूसरा ये था कि जिस तरह हारिस को चांस मिला है, मेरे ख्याल से इस किस्म का चांस जो आपको मिलता है ना, कि कोई बड़ा प्लेयर जो है वो अनफिट होने की वजह से बाहर है और उन्होंने आपको चांस दिया है, तो ये डू और डाई वाला मामला होता है। अगर तो आप आते साथ ही पहले मैच में 50 मारते हैं, मैच जितवा देते हैं, तो आप फ़ौरन ही पिक हो जाते हैं कि भाई इसको तो अब 15 खिलाड़ियों में रखो हमेशा, ताकि ये किसी वक्त भी मैच विनिंग या कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में या दूसरे में, और अगर आप उस मैच में जिसमें चांस मिला है उसमें ठुस हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये इंटरनेशनल के काबिल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है। तो पहला मैच मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी ऐसे मौके पे आपको चांस मिले तो आपको जो है वो इस पर परफॉर्म करना चाहिए। जी, मैं दोनों का आंसर देता हूँ। पहले आपने जिस तरह बॉलर का कहा, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ूंगा। जैसे आपने देखा कि वसीम वकार की हमेशा बात की जाती है कि दोनों कभी एक विकेट लेता था, दूसरा लेता, होता क्या था उसमें कि अगर वसीम अच्छी बॉल कर रहा है तो अब बैट्समैन के माइंड के अंदर आता है अच्छा ये तो बॉल बहुत अच्छी कर रहा है, मैं अटैक करता हूँ दूसरे एंड पे। अब जब दूसरे एंड पे वो अटैक करने की तरफ जाता था, उधर वकार यूनुस है फॉर इंस्टेंस बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी उतने ही कैलिबर के उतने अच्छे बॉलर हैं, तो उसके पास जब अटैक करने की तरफ बैट्समैन जाता तो विकेट लेने का मार्जिन बढ़ जाता है। तो होता क्या था, तो दूसरे एंड से वकार ने विकेट ले ली। सिमिलरली लाइक वाइज अगर वकार यूनुस अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जब
बैट्समैन उस टाइम सोच रहा है कि यार इसको खेलने में मुझे मुश्किल आ रही है, तो वो फिर दूसरे एंड पे जाके ट्राई करेगा। दूसरे एंड पे फिर आपका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड लगा हुआ वसीम अकरम, तो वो विकेट ले जाता था। तो इसी तरह आपका ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये बहुत मैटर करता है। इसी तरह जब पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि जब शहीन शाह अफरीदी विकेट ले रहा होता है, तो दूसरे एंड पे चाहे हारिस रऊफ हो या अभी नसीम शाह भी आ गया है, वो हम देखते हैं वो भी विकेट ले जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि उसने कहा यार शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है, हमने इस पर अटैक नहीं करना, ये विकेट लेता है शुरू में आके। तो आप नेचुरली अटैक के लिए जाओगे दूसरे बॉलर की तरफ। जब आप दूसरे एंड पे जाओगे तो फिर आपको ओबियसली आपका, अगर वो भी उसी कैलिबर का बॉलर है जिसने प्रेशर, एक एंड से प्रेशर बिल्ड हो गया, अब अटैक के लिए जाते हो, अगर वो जरा सा भी श्रूड है, क्लेवर है, उसके अंदर भी उसी तरह का सारी बॉलिंग की सेंस है, तो वो विकेट निकाल लेगा। तो ये जब एक एंड पे बॉलर विकेट्स ले रहा होता है, तो उसके साथ उसके पार्टनर का बहुत रोल होता है। अगर दूसरे एंड से आप रन्स लीक करते चले जाते हो तो आप कभी भी प्रेशर बिल्ड ही नहीं कर पाते। तो ये जिस तरह हमने देखा शादाब को लगाया हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, दूसरे एंड पे शादाब ने समहाउ कंट्रोल किया हुआ था, आपने दूसरे एंड पे नवाज को दे दिया, रन्स लीक हो गए, तो आपका टोटल में काफ़ी अच्छा खासा कमी आ गई। तो यही एक कैप्टन की भी बड़ी इसमें मेंटल अप्रोच चाहिए, बॉलर की भी बड़ी सेंस चाहिए कि अच्छा मैं कंटेन करके रखता हूँ, इनको मैं फ्री बॉल नहीं दूंगा जिस पे ये मुझे हिटिंग कर सके। मेरा दूसरा पार्टनर जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉल इस टाइम स्विंग हो रही है और ये विकेट ले जाएगा। तो कई दफ़ा आप पूरा ट्रैप बनाते भी हो। जैसे मैंने शायद एक दिन बात की थी कि वकार यूनुस के बारे में बैट्समैनों का कहना था कि ये हमें प्लान करके आउट करता था। वो अगर देखता था बैट्समैन सेट है और मैं जिस तरह की भी बॉल कर रहा हूँ ये मुझे आगे से इजीली खेल रहा है, तो वो क्या करता था कि वो पहले आपको लूज बॉलिंग शुरू कर देता था। अगर आप उनकी पुरानी हाईलाइट्स भी अगर उठा के देखेंगे तो वो 2-3 बॉलें उसको अपने जो परफेक्ट एरिया था उससे बाहर करता था, जिसपे अपने वो कई दफ़ा चौके भी खाते थे। उससे क्या होता था, बैट्समैन जो था थोड़ा सा रिलैक्स करता था कि यार ये तो बड़ी इजी बॉलिंग आ रही है, ये तो कोई इसमें पेस ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता था, जो अपनी परफेक्ट डिलीवरी जिसे कहना चाहिए विकेट टेकिंग डिलीवरी जो थी वो एक्यूरेट, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमने उनकी विकेट्स याद है वो रिवर्स स्विंग यॉर्कर थे, इन स्विंगिंग यॉर्कर जो मारते थे, वो एक्यूरेट अंदर आता था और वो उस पर बैट्समैन का पेस भी 5-6 नॉच तेज़ आता था, बैट्समैन बॉल्ड हो जाते या LBW होते थे। इसीलिए उनको टो क्रशर भी बोला जाता था कि वो आते साथ उनके यॉर्कर के साथ खेलना। और इंग्लैंड की, नसीम साहब याद होगा, इंग्लैंड की 93 की सीरीज़ जब पाकिस्तान ने जीती, फिर 96 की जीती उनके अगेंस्ट जाके इंग्लैंड में, उन्होंने इंग्लैंड जो कमेंटेटर थे उन्होंने कहा कि इनको तो आप ऑरेंजेस भी दे दें, दोनों को बॉल की ज़रूरत नहीं है, ये उस पर भी दुनिया को आउट कर लेंगे। तो ये इतना बड़ा एक किस्म का कहने को मैं कॉम्प्लीमेंट था उन दोनों के लिए। और जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। जिस तरह मैंने भी पहले कहा कि आपका किसी भी यंगस्टर का माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, उसके अंदर इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एक लार्जर देन लाइफ वाला प्लेयर बन सकता हूँ। आज मैंने जो पीछे 10-15 साल की मेहनत की है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जिधर आके मैं अपना लाइफ टाइम में एक ऐसा मार्क छोड़ सकता हूँ। जैसे एग्जांपल हम देते हैं शाहिद अफरीदी की, पहले इनिंग्स जो खेलने आए वो दुनिया क्रिकेट के लिए, उसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग मेरे से एग्री, हाँ, और जब तक वो क्रिकेट खेली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम रहा। ठीक है, 20 साल कैरियर, और मुझे लगता है कि उनके कैरियर के अंदर उस इनिंग्स ने बड़ा रोल प्ले किया। आल्दो कि उन्होंने बाद में भी बहुत परफॉर्मेंसेस दी, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत थी, बट वो पहले इनिंग्स ही इतनी बड़ी थी कि जिसने उनको 20 साल कैरियर के अंदर खेलने के लिए भी एक स्पोर्टिंग रोल प्ले किया। अच्छा इरफान, यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपने सीनियर्स को रोल मॉडल बनाए। जैसे मैं बड़ा परेशान था कि जब जावेद मियांदाद ने रिटायरमेंट दी तो हमें था कि यार अब इस तरह का प्लेयर देखने को कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके बाद बासित अली आए जो मुझे लगा कि जावेद मियांदाद की तरह खेलते हैं या उनके अंदर इस किस्म का टेम्परामेंट है, वो कि वो कम अरसे के लिए खेले लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करते थे। तो इसी तरह अगर जो यंगस्टर्स हैं अपने रोल मॉडल्स बनाए, और मेरे ख्याल से कोचिंग के साथ साथ बैटिंग की कोचिंग है, बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, एक इनके साथ साइकोलॉजिकल जो इनके है ना अपना टीचिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अगर इरफान आप मुझे करेक्ट करें, इंग्लैंड के साथ मैच था जिसमें लास्ट ओवर वसीम जूनियर को दिया था और उसका कॉन्फिडेंस था, हम सब परेशान थे कि यार ये नए बॉलर को लास्ट ओवर दे दिया, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से उसने बॉलिंग कराई और हमें मैच जितवा दिया था। बहुत शुक्रिया नसीम साहब आपका और इरफान आपका। जी नाज़रीन, तो आज की एपिसोड स्पोर्ट्स ऑन की एक नई एपिसोड के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।